नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त संशोधन बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद तनाव, रामनवमी के पहले तनाव। सवाल ये उठता है कि कुछ ही दिन पहले जब ईद की बात आई, होली की बात आई, तो एक होली, 52 जुमा, हर त्योहार के पहले तनाव क्यों हम देश में देखते हैं? अगर वक्त संशोधन बिल पास हुआ है तो देश के कई हिस्सों में हाई अलर्ट की नौबत क्यों आती है? बंगाल में हाई कोर्ट से रामनवमी मनाने की इजाजत क्यों लेनी पड़ती है? आखिर हम यहाँ पर कैसे पहुंच गए इस देश में? इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ है, लेकिन सबसे पहले ताली यहाँ पर मौजूद जनता के लिए बजा देते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और उसके बाद आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। रविवार को देश में रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले बंगाल से उत्तर प्रदेश तक सियासी बयानबाजी और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की एक एक तस्वीर सामने आ रही है। पहले बात बंगाल की करते हैं, जहां शहर शहर अलर्ट है। रामनवमी को लेकर बंगाल सियासी अखाड़े का मैदान बना हुआ है। रामनवमी के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी की है। पार्टी की योजना है कि पूरे पश्चिम बंगाल में करीब 20,000 शोभा यात्रा और जुलूस निकाले जाएंगे। रविवार को पूरे पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का जयकारा गूंजेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट से रामनवमी के आयोजन को अनुमति मिलने के बाद बीजेपी में जोश है। सियासत की वजह है कि बीजेपी और टीएमसी का टकराव, वोट बैंक का ध्रुवीकरण वाली राजनीति के बीच एक तरफ बीजेपी की घोषणा है तो दूसरी ओर टीएमसी का ऐलान। बीजेपी ने 20,000 शोभा यात्रा और जुलूस निकालने की तैयारी की है, तो टीएमसी ने हुगली में राम सीता की तस्वीर के साथ अस्त्रहीन संकीर्तन रैली निकालने का फैसला किया है। पूरे बंगाल में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। हुगली में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कह दिया है कि पूरे शहर में धार्मिक परिक्रमा होगी। शुभेंदु अधिकारी ने अपील की है कि सभी हिंदू भगवा झंडे लेकर सड़क पर घूमें। वहीं टीएमसी कह रही है कि धार्मिक कार्यक्रमों में हिंसा की कोई जगह नहीं। हर गाड़ी में, मोटरसाइकिल में हिंदू का आपका जो झंडा है, भगवा झंडा, वो लगाकर पूरा दिन घूमते रहिए। हर दुकानी, बिजनेस कॉम्प्लेक्स में भगवा झंडा उठाइए और हिंदू का आपका जो आइडेंटिटी है वो सामने लाने का काम करिए। इसमें जिहादी का खिलाफ और सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का नारा जो लोग दे रहा है, उसका खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रामनवमी का हमारा जो पावन दिन है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि रामनवमी पर हर हिंदू ध्वज उठाएगा। भगवा झंडे लेकर सड़कों पर निकलने की भी अपील है। साथ ही ये भी है कि जिहाद के खिलाफ आवाज उठानी है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की प्लानिंग को साजिश करार दिया है। कहा है कि रामनवमी शांति पूर्वक संपन्न हो। उन्होंने चेतावनी दी है कि दंगे नहीं भड़काओ। ममता के मुताबिक ये स्वामी विवेकानंद का धर्म नहीं है। তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আছে কিসের জন্য? শুধু ধর্মীয় প্রবণতার নামে একটা নতুন ধর্মের আমদানি করে শুধু মানুষকে ডিভাইড করা, কান্ট্রিকে ডিভাইড করা আর মানুষের মধ্যে দাঙ্গা লাগানো। আমি চাই বাসন্তী পুজো, অন্নপূর্ণা পুজো, রামনবমী সব শান্তিতে ভালোভাবে হোক। बीते दिनों मालदा के मोथाबाड़ी में रामनवमी रैली रिहर्सल के दौरान बवाल हुआ था। उसी का हवाला देते हुए बीजेपी ममता सरकार पर वार कर रही है, लेकिन बीजेपी की इस प्लान के खिलाफ टीएमसी ने भी अपनी तैयारी की है। हुगली में टीएमसी नगर संकीर्तन करने वाली है। रामनवमी पर इस तनाव को देखते हुए सबसे ज्यादा व्यवस्था हावड़ा में रहेगी, जहां सबसे ज्यादा पुलिस का बंदोबस्त रखा जा रहा है। क्विक रिस्पांस टीम, रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैयार किया गया है। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां ये सुरक्षा बंदोबस्त रविवार के लिए है। रामनवमी के मौके पर यूपी की सुरक्षा चौकस हो गई है। अहम दिन पर सुरक्षा का अभेद प्लान तैयार है। यूपी पुलिस ने राज्य के 42 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है, ताकि परिंदा भी पर न मार सके।
रामनवमी को लेकर यूपी में अलर्ट है। लखनऊ, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज, मुरादाबाद, संभल समेत 42 जिले ऐसे हैं जहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है। लोकल पुलिस फोर्स के साथ साथ पीएसी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी लगाया गया ताकि रामनवमी पर निकलने वाले किसी भी जुलूस, झांकी या मंदिरों की सुरक्षा में कोई चूक न होने पाए। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए कि रामनवमी पर जिन रास्तों से झांकी निकले वहां के रास्तों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जाए। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा के साथ साथ लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर, संभल समेत 42 जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। रामनवमी से पहले ही संवेदनशील जिलों में असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है। सरकार ने रामनवमी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के आदेश दिए हैं, लिहाजा जुलूस के हर रास्ते पर सख्ती बढ़ती जा रही है। ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। झांकी के रास्ते में पड़ने वाले घरों पर भी निगरानी रखी जाएगी। उपद्रवी किसी भी घर पर पत्थर, बोतल जैसे सामान इकट्ठा न कर पाएं, इसकी जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए सुरक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ बाकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं सुविधाओं की, वो भी की गई हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ड्रोन कैमरे, टीदर ड्रोन के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे और अन्य तरह से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही साथ भारी संख्या में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए यातायात प्रबंधन की व्यवस्थाएं की गई हैं। आवश्यकतानुसार जो हमारी डाइवर्जन स्कीम्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाएगा। संभल भी उन्हीं संवेदनशील शहरों में से है जहां पुलिस की व्यवस्था बेहद कड़ी है। होली के बाद अब रामनवमी को भव्य बनाने की तैयारी है। संभल में रामनवमी शोभा यात्रा के जुलूस वाले मार्गों पर घर की छतों पर भी पुलिस वाले तैनात रहेंगे। शोभा यात्रा की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। रामचरितमानस की पाठ के दौरान भी पुलिस कर्मी मौजूद रहेंगे। रामचरितमानस और रामायण का पारायण कराया जाएगा, जिसमें आम जनमानस का और विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, समितियां हैं, उन सभी का सहयोग रहेगा। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जहां जहां होते आए हैं उन सभी मंदिरों को हमने चिन्हित कर दिया है। वहां कौन कौन पारायण करेंगे, पाठ करेंगे, उनको भी हमने चिन्हित कर दिया है। और उसके अतिरिक्त जिस प्रकार की भी स्वच्छता, पेयजल, विद्युत इत्यादि सुविधाएं चाहिए वो भी हमने सुनिश्चित करवाई। यूपी के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी रामनवमी को लेकर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं। हालांकि रामनवमी पर सियासत का ताना बाना भी बुना जा रहा है। संभल से अभिनव माथुर, लखनऊ से संतोष कुमार, हावड़ा से वैद्यनाथ महतो और हुगली से भोलानाथ साहा के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा दें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। मनोज काका जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। तालियां तो बजाइए, इसमें क्यों कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट और जेडीयू के नेता के तौर पर। डॉक्टर शालिनी अली, नेशनल कन्वीनर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, और मुफ्ती वजाहत काज़मी साहब जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। इस तरफ से मनोज काका जी के साथ शादाब चौहान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। हाजिर खान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, वामपंथी नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, पहला प्रश्न आप ही से है और वो प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके राज्य में हर त्योहार में तनाव हो रहा है? आप ज्यादा गौर से देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगा कि बंगाल को आपने हमारा राज्य घोषित कर दिया है, तो आपके भारत में ना घी शक्कर की बहुत ही जल्द ये होने वाला है 2026 में कि बंगाल भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां पे खिलने वाला है। मैं शुरुआत करूं डिबेट की, उससे पहले पसमानदा मुसलमान होने के नाते और आगा खानी खासकर होने के नाते ये सबसे बड़ा आज एक संशोधन लाया गया है जो स से सामाजिक न्याय, स से संविधान की सुरक्षा और स से सुशासन का सबसे बड़ा साधन बनने वाला है। और इसीलिए मैं अपनी तरफ से पसमानदाओं पर मुझे उम्मीद है कि ये जलेबी ज़रूर ऑफर करूँगा और खाएंगे, और ये जलेबी सब, और मैं चाहता हूँ कि मुँह मीठा कीजिए, क्योंकि आज देखिए, आज गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को, अनाथों को उनका अधिकार मिलने वाला है। आज जो संविधान के तहत नहीं था वक्त का व्यवस्था, आपकी जलेबी आपने देखी नहीं, ठुकराई जा रही है। काका जी ने ले ली। जो ठुकराएगा वो दरअसल मुझे पसमानदा होने के लिए दंश दे रहा है। यही मानसिकता है कि ये अजला
वक्त को नहीं मानते, ये केवल अशरफी मानसिकता में है। और मनोज जी खा रहे इसीलिए हैं, देखिए, मनोज जी खा रहे हैं। अब दूसरी बात, इन्होंने हाजिर खान साहब देखिए अपने दोस्तों को भी तो खिलाइए। इनके लिए तो सबसे बड़ी बात ये है, सुन लीजिए विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, विवेक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, डिबेट अभी शुरू नहीं हुई। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि वक्त बहाना है, दंगे भड़काना है, इसीलिए सड़कों पर उतर आना है। ये कह रहे कि संविधान की लड़ाई है, तो संविधान की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है? अंबेडकर जी ने बताया अगर कानून से अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते तो कोर्ट जाइए। परंतु आप देखिए कि बंगाल में एक तरफ तो रामनवमी की यात्रा निकालने के लिए कोई परमिशन नहीं, और जो पारित हुआ कानून पार्लियामेंट से है उसके लिए दंगा करने की परमिशन बंगाल में मिल जाती है, पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आज मैं देख रहा था पैलेस्टाइन का फ्लैग, आप बताइए कि पैलेस्टाइन का फ्लैग क्यों आएगा आज के इस वाले पूरे कार्यक्रम में? पैलेस्टाइन का भी फ्लैग दिखा दिया जाता है। तीसरी बात, वहां पर पूछिए लोगों को कि वक्त में आपको समस्या क्या है, तो बोलते हैं वक्त से हमारी मस्जिदें छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगा। ये वही वाला है, सीए आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी। एको की नागरिकता नहीं छिनी, इससे केवल और केवल सामाजिक न्याय स्थापित होने वाला है। इससे केवल और केवल जो संविधान के खिलाफ एक व्यवस्था बनी थी कि जो पसंद आए वक्त को, 1500 साल पुरानी जमीन हो, चाहे वो महाकुंभ की जमीन हो, पार्लियामेंट हो, उस पर कब्जा करने की मानसिकता को एक प्रकार से उस पर अंकुश लगने वाला है। और मैं इनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तेरी तमन्ना है कि हम खार नहीं बोने देंगे, तुझे राह की दीवार हम नहीं होने देंगे, तू सबको रौंद के आगे निकलेगा, तेरी इतनी रफ्तार हम नहीं होने देंगे। हमने बोला 377 हटाएंगे, हटा दी। यूसीसी लाएंगे, लाया। सीए लाएंगे, लाया। 3 तलाक हटाएंगे, हटा दिया। और आज हमने वक्त का संशोधन भी कर दिया है। मनोज काका जी, क्यों अगर जुमा है तो संभल में हाई अलर्ट, यूपी के कई हिस्सों में, अगर रामनवमी आने वाला है तो फिर हाई अलर्ट, इस तरह का डर भय क्यों? देखिए अंजना जी, पहले तो मुझे बहुत खुशी है, और हम सबको, ये जितने नौजवान बैठे होंगे सबको खुशी हुई होगी कि कम से कम शहजाद भाई ने ये स्वीकारा कि पासमानदा होने के चलते इनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहूंगा कि किसी तरह का, अब बात पूरी हो जाने दो, किसी तरह का भेदभाव मत करिए। हिंदू हो या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल है, आपने बड़ा अच्छा कहा कि पासमानदा आप हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं, पूरा देश जानना चाह रहा है कि वक्फ बिल तो अब आया है, इस बिल से पहले इस देश का केंद्रीय बजट कितना है? 50 लाख करोड़ का है। ये जलेबी आपको तो नसीब हुई नहीं। उन लोगों से आपने जलेबी के बारे में पूछा इस देश में, जो 45 साल के भयंकर बेरोजगारी का दंश झेल रहे नौजवान, इनसे पूछा आपने? इस देश में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आप कभी ये पूछ पाए शहजाद भाई कि क्यों नहीं उन्होंने, मनोज जी के सवाल का क्यों जवाब नहीं दे उन्होंने मुसलमानों को कम से कम राजनीतिक संरक्षण तो दिया होता? सबसे ज्यादा सांसद है, सबसे ज्यादा उनके पास विधायक है, एमएलसी है, कितने बनाया? एक सांसद नहीं, एक सांसद नहीं, लोकसभा राज्यसभा में बहस हुई, एक सांसद। और आप लोकतंत्र में कोई वर्ग, कोई समाज बिना आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक संरक्षण के कोई समाज, कोई वर्ग उत्थान नहीं कर सकता। अब मैं और इसलिए इनको अभी इन्होंने बेरोजगारी की बात की, आज पूरी हो जाए। मैं मोदी जी से ये देश जानना चाह रहा है कि अगर आप मुसलमानों के इतने हितैषी हैं, आप वक्फ बिल में अमेंडमेंट ला के अगर मुसलमानों का इतना सशक्तिकरण करना चाह रहे हैं, तो 11 साल से जो आप काला धन ला रहे थे, काला धन तो ले नहीं आ पाए, अच्छा दिन ले नहीं आ पाए, नौजवानों के लिए 2 करोड़ रोजगार ले नहीं आ पाए। और इस देश में अब जो सरकार की रिपोर्ट है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रति महीना जीएसटी का टैक्स आ रहा है, तो वक्फ बिल से ही क्या सारे समाज का, सारे वर्ग का उत्थान हो जाएगा? और अब देश के जो 50 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है, उसमें मुसलमानों का कुछ नहीं है क्या? मुसलमान हमारा दूसरे दर्जे का नागरिक है? छोटा सा जवाब फिर मैं जाऊंगी अन्य मेहमानों को, एकदम छोटा सा। उन्होंने बेरोजगारी की बात की। आपको पता होगा कि इसी बंगाल में जहां पर प्रदर्शन हो रहा है वक्त के नाम पर, वहां पर 25,000 अपॉइंटमेंट भ्रष्टाचार के कारण कैंसिल हुआ। एक बार इनके सांसदों ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई हो तो कसम खुदा की उन्होंने एक बार भी वहां के 25,000 लोगों के लिए, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब शामिल थे, किसी के लिए आवाज नहीं उठाई। और ये कहते, सुन लीजिए ना, मैंने आपके बीच में
बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला मान्यवर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला मान्यवर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि देखिए पसमानदा के साथ कौन अन्याय कर रहा था, यही लोग तो अन्याय कर रहे थे। मैं तो आपसे एक बार पूछना चाहता हूं कि आप पसमानदा के साथ है तो एक बात बता दीजिए कि आज जो संशोधन आया है उससे आगा खानी को जगह मिलेगी, बोरा को जगह मिलेगी, पसमानदा को जगह मिलेगी, इससे पहले क्यों नहीं मिली? आप पूछिए। और आदिवासियों की जमीन सुरक्षित रहेगी उससे क्यों नहीं बोला? जवाब ले लीजिए। नहीं मुझे जवाब, इन्होंने सवाल किया कि पसमानदा के उत्थान का काम करेंगे। मैंने एक बात बहुत साफ कही और मैंने बहुत साफ कहा कि आपने कोई राजनीतिक संरक्षण दिया ही नहीं। आपने उनको एमएलसी क्यों नहीं बनाया, सांसद क्यों नहीं बनाया, विश्वविद्यालयों में कुलपति क्यों नहीं बनाया, रोजगार क्यों नहीं दिया? 11 साल से सरकार तो नरेंद्र मोदी ही चला रहे हैं, ये कोई सेंट्रल का बोर्ड तो चला नहीं रहा, तो उनसे आपने सवाल क्यों नहीं किया कि पसमानदा का तो उत्थान हुआ नहीं, क्या कर रहे हैं? चलिए पसमानदा का उत्थान एएमयू में एससी-एसटी को आरक्षण मिले कि नहीं मिले? एएमयू में एससी-एसटी को आरक्षण मिले या नहीं मिले? एएमयू में एससी-एसटी को आरक्षण मिले या नहीं मिले? देखिए यहीं पर पोल खुल गई। एएमयू में एससी-एसटी आरक्षण के बारे में एक शब्द नहीं बोलना है, एक शब्द नहीं बोलना है। बोलिए, अब बता रहे थे कि हम तो एम्पावरमेंट के लिए बोलिए ना। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, अन्य मेहमानों के पास जा रहे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आपकी पार्टी को तो और भी मुश्किल आ रही है, नहीं आ रही है? अभी इलाहाबाद के विश्वविद्यालय हो गया लाल टोपी जी, शांत रहिए। कुछ नेता दाएं गिर रहे हैं, कुछ बाएं गिर रहे हैं। कोई कहीं नहीं गिर रहा है, जो इधर उधर जा रहे हैं वो वापस आ जाएंगे और वो कोई बड़े नेता नहीं। संजय झा जी ने स्पष्ट किया है, भ्रम फैलाने की स्थिति मत पैदा करिए। दुष्यंत कुमार का एक बहुत अच्छा शेर है, ये जो दीवार थी वो परदेसी हिलने लगी है, शर्त ये थी कि उसकी जड़ें उखड़नी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जब हम सूरत बदलने निकले हैं तो ये हम पर आरोप लगा रहे, अच्छा मुसलमानों के इतना कल्याण में आप कैसे खड़े हो गए? अरे हमारी सरकार नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में एक अच्छा बयान है कि एक दिन का कर्फ्यू नहीं लगा बिहार में, ये सांप्रदायिक सौहार्द के नेता नीतीश कुमार रहे। उन्होंने अगर 33% आरक्षण दिया महिलाओं को तो उसमें हिंदू मुस्लिम सभी महिलाएं थी। आज अगर पिछड़े समाज पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एनडीए की सरकार सामने आकर वक्फ बोर्ड को ठीक करने की कोशिश कर रही है, व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही है, तो इनके समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम इंडिया अलायंस के पेट में दर्द इसलिए उठ रहा है कि उनको डर है कि ये पिछड़े समाज के तमाम मुसलमान कहीं भाजपा के समर्थक बन गए तो हमारी तो पहले ही स्थिति खराब है। उनको वोट तो मिला नहीं, सत्ता से नकारे गए, कई बार नकारे गए, ये तीसरी बार केंद्र में 240 तक भी नहीं पहुंच पाए। तो उस दर्द पे ये बौखलाए पड़े हैं, उस बौखलाहट में उलूल जुलूल बोल रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं भारत का मुसलमान। मैं मानता हूं कि इन तमाम पार्टियों से ज्यादा समझदार है, वो गुमराही के रास्ते को नहीं छोड़ेगा। और इस बार सीए के दौरान जैसे शाहीन बाग अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट था, कहीं नहीं हो रहा है अभी क्योंकि आम मुस्लिम को फर्क ही नहीं पड़ रहा। अच्छा, वो लोग जलेबी नहीं खा रहे हैं, जिनको पॉलिटिकली सत्ता का डायबिटीज है वो जलेबी नहीं खाएंगे। वो क्यों खाएंगे जलेबी? पॉलिटिकल डायबिटीज लोग जलेबी खाएंगे। शहजाद पूनावाला ने कहा जलेबी खाओगे, मैं पसमानदा हूं, मैं आगा खानी हूं। पिछली डिबेट में अपने आप को गरीब भी कहा था। अरे खुदा करे पूरा हिंदुस्तान ऐसी गरीबी उसको मिले, हर आदमी आपकी तरह गरीब हो साहब, और हर आदमी आपकी तरह पसमानदा हो। ये तो पहली चीज। दूसरी चीज पे आ जाते हैं, भाई लोग टोपी लगा के बैठे हो यहाँ पे, मुसलमान हो, नमाजी हो, कैसे बताओगे इन लोगों को कि 5 साल तक तुम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो? क्या सबूत दोगे? और सबूत नहीं दे पाओगे तो वक्फ नहीं कर सकते कुछ आगे। क्या जानते हो, ये है बीजेपी का शासन। ये बैठे हुए हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की मेरी बहन शालिनी अली जी, इनसे पूछिए कि मैडम टोपी लगाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आपको सबूत कैसे देंगे कि 5 साल नमाज पढ़ी हमने? कैमरा लगवाओगी क्या घर घर में? पूछिए इनसे, पूछिए जरा। दूसरी बात सुनिए आगे, बारी से इसका जवाब आप दीजिएगा, पूरा कर ले। वो इन दोनों को दिखा ऐसे है, अखबार पूरा नहीं पढ़ते होंगे या भूल गए हैं कि अखबार में आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना होता है अगर आप अपना नाम बदल रहे होते हैं। मैडम वो बैठे हुए टोपी लगा के, अरे उन्हें तो सब पता ही मुस्लिम है या नहीं कौन बताएगा? आप बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं। नॉट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, शायद ये भी नहीं जानते कि भारत में चैरिटी, वो बेचारा क्या करेगा जिसको दान देना है अल्लाह के नाम पे? कोई भी हिंदू अपने हिसाब से, विडंबना की बात यह है, विडंबना की बात यह है, सुनिए जी, 10 सेकंड हिंदू
10 सेकंड वो अपने हिसाब से चैरिटी विडंबना की बात ये है, 10 सेकंड विवेक जी, 10 सेकंड विवेक जी, 10 सेकंड विडंबना की बात ये है, विडंबना की बात ये है, न्याय करेंगे मुसलमानों के साथ। चलिए सुनिए, अरे क्यों नहीं करेगा? 100 हिंदुओं के अंदर विवेक जी, विवेक जी, इसी पे विवेक जी सेफ है विवेक जी, लेकिन अगर 100 मुसलमान हैं विवेक जी, तो इसी 50 पे मुसलमान को खतरा विवेक जी, है। इसी पे विवेक जी, इसी पे ये भी आदित्यनाथ कहते हैं। अच्छा विवेक और जी, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग, ये बीजेपी के अच्छा, लोग, अच्छा, सुन तो ये लीजिए। तथाकथित मुसलमान विवेक ये जी, कहते हैं कि विडंबना की मुसलमानों बात- के लिए हम बेनिफिट करेंगे। विडंबना की बात ये है, जस्टिफाई करिए विडंबना की बात ये है, एक सेकंड, आप करने दीजिए, आप बात करिए शालिनी जी, वक्त एक पे, सेकंड। आप शालिनी जी नहीं हो, भारत की बात है चीन पे पहुंच जाते हो। मैडम वो चाइना के नहीं, आपसे मैं कह रही हूँ, बात वक्त की हो रही है। अब आप कह रहे हैं कि कोई भी हिंदू अपनी जमीन जायदाद देना चाहता है, वक्त में दे। भाई चैरिटी एंडाउमेंट एक्ट है इस देश में, आप दे सकते हैं, आप उसकी बात मत करिए। आप जैसे लोग हैं जो बौखलाते हैं, जो मुसलमानों को गलत राह दिखा रहे हैं, जब ये बारे में सब जानते हैं तो क्यों? और फिर आप भी ये जो कह रहे हैं कि जो गैर मुस्लिम को वोट डालिए वक्फ बोर्ड में। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, ये कैसे करोगे? अच्छा ठीक है, ये सवाल जो है इसका एक जवाब, 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, ये कैसे कोई साबित विडंबना करेगा? की बात ये है कि जिन पार्टीज का स्टेटेड स्टैंड है कि रिलीजन हफीम होता है, धर्म हफीम होता है, ये आप साबित करना चाहते हैं कि नमाजी कितने वर्ष में बनेंगे नहीं बनेंगे। आपको पता नहीं कि 2013 और मुसलमानों के लिए अरे भाई सुन लीजिए, 1995 के कानून में वक्फ बाय यूजर नाम का अन इस्लामिक कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले आप ही के कानूनों में 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को वक्फ करने का अधिकार डाला था। तो क्या कांग्रेस गलत थी? क्या कांग्रेस गलत थी? हाँ या ना बताइए। कांग्रेस गलत थी? हाँ या ना बताइए। सुषमा स्वराज ने क्यों समर्थन किया? परिवर्तन कर रहे हैं तो कागजों के तहत आप कर रहे हैं। ये 2 लोग इंतजार कर रहे हैं। किताब नहीं है, ठीक है, सिस्टम चेंज हो चुका है। बोलिए जी, ये सब नौजवान जानते होंगे, हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 है, वो कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के समक्ष सबके समता का भाव है। और फिर वही अनुच्छेद 25, 26 ये कहता है, अंजना जी, 25 संविधान का अनुच्छेद कहता है कि धर्म नितांत व्यक्तिगत विषय है। आप चाहें तो ये भी नहीं बता सकती हैं कि आप किस धर्म का अनुपालन करती हैं, किस धर्म का नहीं करती हैं। सरकार का दायित्व तो ये नहीं है कि वो आपका धर्म जाने। सरकार का दायित्व तो यह है कि आपके हर तरह के धार्मिक उपासना का और उसके जो मूल भावना है उसका संरक्षण दे। उसका ये पूरी तरह से वायलेशन है। और जब कमिश्नर को डीएम कौन सा डीएम आप तो जानते हो, कौन जिलाधिकारी, कौन उत्तर प्रदेश का आज कौन जिलाधिकारी होगा जो योगी आदित्यनाथ की बात नहीं माने। ये गैर संवैधानिक बात है। गैर संवैधानिक बात उठाइए मैम, प्लीज हाथ उठाइए, लगातार मत चिल्लाइए। हाजिर खान साहब, वो आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जरूर देता है। और ये कह रहे नहीं आप बताएंगे नहीं कि आप किस धर्म को संभल में हुई पत्थरबाजी के बाद ही तो स्थिति ऐसी बनी है। एक सेकंड बताएंगे ना किस धर्म क्या है, क्योंकि स्पेशल राइट, स्पेशल मैरिज एक्ट में जब हिंदू मुसलमान रेड अलर्ट घोषित करना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में अगर हिंदुओं को हाईकोर्ट से, अरे प्रभु, पश्चिम बंगाल में अगर हिंदुओं को जाकर हाईकोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम रामनवमी मना सकें, इसका क्या अर्थ है भाई? देखिए मैडम, बात यह है कि हिंदुस्तान में जो भी सरकार, चाहे बंगाल में हो, उत्तर प्रदेश में हो या देश में हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्र के सारे नागरिक 145 करोड़ हिंदुस्तानी, वो किसी मज़हब के मानने वाले हों, वो इस देश के राष्ट्र के वो हैं, नागरिक हैं, उनकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हुक्मरानों की होती है। रहा वक्फ बोर्ड का जो ये बुलाया है, पिछले 12 घंटे कल चला और परसों 5 बजे तक चला, बहस चलती रही। जब हमारे पास नंबर थे भारतीय जनता पार्टी में 288, उन्होंने बिल पास करा लिया। कल 128 नंबर थे, उन्होंने बिल पास कर लिया। उन पर 95 थे, 232 थे। कानून जब बनता है, जो भी सरकारें होती है, 78 साल में मुल्क में जो भी कानून बने, मैं ये कह रहा हूँ कि 2013 में जब कानून बना था वक्फ बोर्ड में, जिसको 40 को इन्होंने खत्म किया है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सुषमा स्वराज जी, इस तरह के बुद्धिमान लोग मौजूद थे, मुरली जो जानते थे संविधान की। हम ये कहते हैं कि आपने कानून बनाया है, आप हमें 4 चीजें या 2 चीजें ऐसी बताएं कि देश के जो पिछड़ा वर्ग है उसको इस वक्फ बोर्ड के जो कल कानून पास हुआ है उसमें क्या फवायद है। काज़मी साहब, आपका क्या पॉइंट है? आपका क्या पॉइंट है इस पर? देखिए, मैं तो सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करूंगा और श्री किरण रिजिजू जी का शुक्रिया अदा करूंगा, जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, और उनकी पूरी टीम का, कि देश के उस पिछड़े मुसलमान के लिए, गरीब मुसलमान के लिए प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने सोचा
और इस पे कानून में संशोधन किए। सर बता इनका शुक्रिया। एक मिनट तो आप मैं सुनो नहीं काज़मी नाम है क्या बहुत आपका? गलत बात है। मैं खामोश बैठता हूँ और बिल्कुल नहीं। क्या मैं पूरे देश के मुसलमानों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम का। वक्फ बोर्ड आज कम से कम मुसलमान इतना जागरूक हुआ कि उसको पता है कि उसके वक्फ के पास इतनी मिल्कियत है, इतनी जायदादें, वरना 70 सालों में ना मुसलमान को बताया गया था और ना पता था। और अभी मेरे भाई एक कथाकथित मुसलमान मुझको बता रहे थे हमको, मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, जो आपके पास सबसे बड़ा इस्लामिक स्कॉलर पूरे देश में है और सबसे बड़ा मुफ्ती है, कल आज तक पर ले आइए और मेरे साथ 1 to 1 5 मिनट करा दीजिए तो पता चलेगा कथाकथित मुसलमान आप है कि हम। अगर कोई इस देश के प्राइम मिनिस्टर को तारीफ करेगा, कोई कानून की बात करेगा, भाई संसद में कानून नहीं बनेगा, क्या जंतर मंतर पे बनेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिस में बनेगा या जमीयत उलमा हिंद के ऑफिस में बनेगा? इसका मतलब यह हुआ कि आज तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा और सारे मुसलमान संगठन कांग्रेस को ब्लैकमेल करके और उसकी बी टीम को ब्लैकमेल करके कानून बनवाते थे वक्फ बोर्ड के लिए। आज पार्लियामेंट में कानून बन रहा है, देश के मुसलमानों के लिए बन रहा है, देश के लिए बन रहा है, तो आप सबको कथाकथित मुसलमान बताओगे तो उसको सपोर्ट करेंगे। आप कथाकथित मुसलमान बताओगे, कितने बड़े मुसलमान हो आप? क्या अधिकार है आपको किसी को कथाकथित मुसलमान बनाने का? शर्म है कुछ आपको? मैंने आपके धर्म पर कोई टिप्पणी की? भाजपा को सपोर्ट करने वाले मुसलमान को कथाकथित बताओगे? आप जितना बड़ा मुफ्ती, जितना बड़ा मौलाना ला सकते हो, जितना बड़ा मौलाना ला सकते हो, प्रधानमंत्री का शुक्रिया, शुक्रिया श्री किरण रिजिजू जी का शुक्रिया और पूरी पार्लियामेंट का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया है। आप किसी के मजहब पर टिप्पणी नहीं कर सकते, कथाकथित आपको पता भी आपने क्या बोला है? आपको पता क्या बोला है? आपको अधिकार क्या है किसी के मजहब पर बोलने का? करने के लिए तैयार है कोई भाजपा को सपोर्ट करते हैं? विवेक जी, उनका पॉइंट ये है कि मोदी से नफरत में आप उनको गाली ना दें, ये उनका गाली नहीं। गलत बात है ना, लेकिन आप जस्टिफाई कर रहे हैं। विवेक जी क्या पता है आपको इस्लाम के बारे में? ये बड़ी विडंबना है। कल तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक कोई बहिष्कार की बात करता था, कोई उल्टे सीधे बयान देता था, लेकिन आज रात को 3-3 बजे तक मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं। हिंदू हमारे जो नौजवान साथी हैं उनके रोजगार, किसानों, सबकी चिंता छोड़ करके सिर्फ मुसलमानों की चिंता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को है। दूसरी मेरी 2-3 टेक्निकल पॉइंट्स है जिनसे हम मुसलमानों को इसमें आपत्ति है। पहली बात तो यह है कि अगर ये कानून इतना खराब था, क्योंकि गृह मंत्री जी ने सदन में कहा कि अगर 2013 का अमेंडमेंट बिल नहीं आता तो 24 का भी नहीं आता, तो क्या सुषमा जी, अडवाणी जी समेत, राजनाथ जी समेत किसी को यह जानकारी नहीं थी? क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी गलत थी या आज गलत है? इन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप वक्फ बाय यूजर को क्यों खत्म करना चाहते हैं? तीसरा यह है कि आप कलेक्टर को एक्स्ट्रा पावर क्यों देना चाहते हैं कि अगर कोई विवाद उत्पन्न करेगा, वो संपत्ति जब तक विवादित रहेगी वो वक्फ की नहीं रहेगी। चौथा यह कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? पांचवी चीज, जब मिल्कियत का मालिकाना हक किसी व्यक्ति के पास है, कोई तय कैसे करेगा कि मुझे दान करना नहीं करना? ये सरकार तय करेगी। चौथी चीज ये है कि बार बार ये पूरा बिल जो आर्टिकल 14 का वायलेशन कैसे करता है? हमारा हिंदू भाई मुस्लिम मेंबर्स को नहीं रख सकता, लेकिन नॉन मुस्लिम को इसमें इंक्लूड किया गया है। क्या साईं बाबा ट्रस्ट का जो ट्रस्टी होगा उसको लिख के देना पड़ेगा कि वो साईं बाबा का डिवोटी है, चाहे वो डीएम भी रहेगा उसको लिख के देना पड़ेगा। लेकिन आप यहां पर कह रहे हैं कि हम नॉन मुस्लिम को लेकर के आएंगे, क्यों लेना चाहते हैं? आपका एजेंडा आपका मुख्य एजेंडा यह है कि वक्फ की संपत्ति पर अपने करीबियों को, धन्ना सेठ और भूमाफियाओं को अवैध कब्जा कराने का षड्यंत्र है, डाउटफुल कराकर उसी लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किए। अब शादाब जी देखिए, मैंने आपके 7 पॉइंट नोट किए, सुना है, अब आपको सुनना पड़ेगा। वक्फ बाय यूजर से शुरू करते हैं। आपका तो गजब सिस्टम है कि वक्फ बाय यूजर में हिंदुओं की संपत्ति जरूर लेनी है, पर हिंदुओं को वक्फ बोर्ड जो स्टैट्यूटरी बॉडी है उसमें नहीं रखना है। वक्फ बाय यूजर से प्रॉपर्टी लेनी है। अच्छा मैं पूछ रहा हूं, सुन लीजिए प्लीज एक एक करके हाजिक सुनिए, हाजिक जी सुनिए। क्या हज के लिए नॉन मुस्लिम जा सकता है? नॉन मुस्लिम हज के लिए नहीं जा सकता, उसकी इबादत कबूल नहीं है, दुआ कबूल नहीं है, दान कबूल हो जाना चाहिए। अरे ये तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि अगर इबादत कबूल नहीं है तो जायदाद कबूल कैसे
कैसे होगी? दुआ कबूल नहीं है तो दान कैसे कबूल होगी? सुन लीजिए सर, सुनिए ना सर, अंजना जी सुनिए, 7 पॉइंट सुनिए, अगर देखिए एक सेकंड मनोज जी, मैंने आपके बीच में, मनोज जी अच्छी चर्चा हो रही है, मनोज जी अच्छी चर्चा हो रही है, मनोज जी अच्छी कैसी बातें कर रहे हैं आप मनोज जी, मेरा केवल आपसे इतना आग्रह, मनोज जी मैंने आपके बीच में एक सेकंड, मनोज जी आप ही के साथी ने 4-5 सवाल पूछे, या तो मैं जवाब दूं या तो आप मुझसे ज्यादा जवाब दे रहे हैं ना, सुनिए पर एक एक करके ना। दूसरी बात, अरे निजामुद्दीन हाजी साहब ऐसे तो ना थे। अरे भाई आप गलत बयानी करेंगे तो काटना पड़ेगा सर। आप मैं ये केवल इतना कह रहा हूँ, मुझे जवाब ले लीजिएगा, ठीक है? मैं केवल 1 मिनट आधा मिनट चाह रहा हूँ, और उसके बाद आप ही बोलिए। फिर दूसरी बात इन्होंने बोला कि नॉन मुस्लिम को क्यों आने दे रहे हैं मुस्लिम के बॉडी में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक नहीं अनेकों केसेस है कि वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिस प्रकार से तारकेश्वर बोर्ड में फिराद हकीम हो सकता है और महाकुंभ का मैनेजमेंट आजम खान कर सकता है, तो यहाँ पर हिंदू क्यों नहीं हो सकता? मस्जिद सुनिए ना सर, पूछना सरकार का आदमी था, सरकार इंतजाम करती है, गलत बयानी कर रहे हैं, बोर्ड का मेंबर जवाब ले कंप्लीट मैं कह रहा हूँ वो सुन लीजिए, व्यवस्था के लिए बनाया है। सुन लीजिए मस्जिद की सुनिए ना, हिंदू हमारे बड़े भाई है, देंगे भी और लेंगे भी हिंदू भाई। प्लीज मैं स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ, कृपया यकीन हो के ना हो, बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, मेरे इतने समय पर मेरा वो भी गया होता। ये दूरियों की सियासत किसी कमी की है, गलत बयानी कर रहे हैं। ये हमारे भाई है हिंदू, हमारे बड़े, हमारे साथ रहेंगे, अजमेर की दरगाह में भी रहेंगे, निजामुद्दीन भी रहेंगे, कलिया शरीफ भी रहेंगे, अपनी बात रखेंगे, मजार पे जाएंगे, वक्फ बोर्ड में बस नहीं रखेंगे। 70 वोट रखेंगे आप, मुसलमान को 70 वोट है, 32 वोट है उसमें तो रहेंगे, 70 वोटों में नहीं रहेंगे। मैंने आपसे आग्रह किया, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, मैंने 7 पॉइंट शादाब के सुने, मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। शादाब तो पेशेंटली सुन रहे हैं, आप बीच में फट पड़ रहे हैं, प्लीज मक्का क्यों? अब सुनिए, मैं मक्का क्यों चला गया, क्योंकि ये इस्लाम से आप जोड़ रहे तो इस्लाम का केंद्र है वो। सुनिए दुनिया की चल रही है, दुनिया की प्लीज हाजी साहब प्लीज। तीसरी बात, 2013 का कानून आपने जिक्र किया, 2013 के कानून को लास्ट मिनट पर आप लाए। आज 27 घंटे पार्लियामेंट में चर्चा, 111 घंटे जेपीसी में चर्चा, 36 सिटिंग हुई, जेपीसी रहमान खान की स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट, आपने कितनी चर्चा करी? और आखिरी बात, आखिरी बात मनोज का जवाब देंगे। मनोज भाई मेरी बात तो हो जाने दीजिए। कितने पॉइंट बचे हैं? अरे 2 पॉइंट बचे, खान साहब कितने मैं 2 पॉइंट मनोज जी देश के प्रधानमंत्री देवा शरीफ में अपनी चादर भेजते हैं। ऐसे मत कीजिए, अजमेर शरीफ में चादर भेजते हैं, देवा शरीफ जाते हैं तमाम लोग। हमारी परंपरा ये रही है कि कृष्ण भगवान के सबसे बड़े उपासक रसखान रहे। और रसखान का असली नाम सैयद भगवान कृष्ण का जिक्र है, हमारी परंपरा रही है। एक सेकंड मनोज जी 10 सेकंड, मर्यादा पुरुषोत्तम मनोज जी 10 सेकंड, मनोज जी 10 सेकंड, बनाने वाले मनोज जी 10 सेकंड, उसी अयोध्या में। अरे भाई मुसलमान को बोलने तो दो। हमारी आपकी साथी विरासत है ये, योगी और नरेंद्र मोदी को डिफेंड सुनिए 10 सेकंड आपसे रिक्वेस्ट है, 10 सेकंड आप बताओ प्रधानमंत्री को 10 सेकंड बोलने देंगे? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मनोज जी, 10 सेकंड रिक्वेस्ट करो। नहीं मैं रिक्वेस्ट कर, आप नहीं बोलने देना चाहते? अरे आप पूरा बोलिए। हम लोग चलते हैं, 10 सेकंड अंजना जी 10 ही सेकंड। ये अंजना जी समय तो मेरा था, बाकी सबने अतिक्रमण किया वक्त की तरह। पॉइंट बचाओ। ये अपनी पूरी बात मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप पूरी बात कहिए। देखिए मैंने इनकी सारी बातें सुनी, मैं आगा खानी को ना वक्फ बोर्ड में जगह ना आज तक के शो पे जगह, यही हमारी स्थिति है। माइनॉरिटी में माइनॉरिटी हमें बोलने नहीं दिया। अब सुन लीजिए प्लीज मनोज जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मनोज जी ने आप जहाँ, मैं ये कह रहा हूँ आपको जहाँ दास्ता रोनी है, जहाँ दास्ता रोनी है मनोज जी जहाँ दास्ता रोनी है, अंजना जी टेक्निकली तो समय मेरा था। बैठिए अंजना कैसे अपनी बात की बात है, मैंने आवाज ज्यादा जाए। 10 सेकंड एक पॉइंट कर विवेक जी आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, तुम ही लोग बोलते रहो। अब मैं 10 सेकंड चाहता हूँ प्लीज मनोज जी 10 सेकंड। अभी इन्होंने रस खान का जिक्र किया, सैयद इब्राहिम खान, रस खान जिसको कहते हैं, बड़े भक्त थे कृष्ण जी के, कान्हा बोल के उनके सामने बहुत सारी उन्होंने चीजें भी रची। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि इसी वक्फ बोर्ड ने
बेत द्वारका में कृष्ण जी की जमीन को हड़पने के लिए दावा कर दिया। अब बताइए कृष्ण जी पहले आए या कुरान पहले आया? बताइए कृष्ण भक्त। अच्छा बैठ जाइए पहले। आप गलत वे में बात ले जा रहे हैं। देखिए ये पूरी तरह से गलत ले जा रहे हैं। द्वारका पीठ पर दावा ठोका है 2 द्वीपों पर वक्फ बोर्ड ने। अंजना जी आप भी जान रही, वो मामला सब जुडिशियल न्यायालय में, बताइए में वो मामला नहीं है, वो देश के सर्वोच्च अदालत में। उसी सर्वोच्च अदालत ने 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कहा है कि आप अलोकतांत्रिक नहीं हो बल्कि अमानवीय हो। आपने घर गिरा दिया लोगों को। अब 2-3 सवाल ले रहे हैं, अब रुकिए। लोगों का जो घर का देखिए मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता काका जी आप ही को मौका मिलेगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, आपने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि एक मुसलमान ने, लगभग 99% मुसलमान ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। आपने पसमानदाओं की बात कर रहे थे अभी, आप पसमानदा के वोट तो आपको चाहिए, लेकिन जब आपकी इतनी सीटें आती है उसके बाद जब आप राज्यसभा में सदस्य भेजते हैं तो जावेद अली खान भेजते हैं आप, तो आपको पसमानदाओं की याद नहीं आती क्या? ये मेरा आपसे सवाल है। ये इनका अंजना जी इनका सवाल बहुत वाजिब है। इस साथी को मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, और चैट जीपीटी का जमाना है, सब युवा देख ले। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है कि सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व एमएलसी, एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कहीं है तो समाजवादी पार्टी में वो भी है। हमारे एमएलए सबसे ज्यादा है। मेरा सवाल ये है कि आज जो यहाँ जोर जोर से चिल्लाकर बातें हो रही हैं, तो सिर्फ बातों से न बदली हैं कौम की तकदीरें, और बिजलियों के कड़कने से अंधेरे नहीं जाते। 70 साल में जिसने राज किया उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। 11 साल से बीजेपी का राज है, उससे आप सवाल पूछते हो। मैं कहता हूं अगर मोदी जी मुसलमान की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? अगर मेरे बच्चा पढ़ लिख जाएगा, अच्छा बन जाएगा, मेरा कारोबार अच्छा हो जाएगा तो मेरी तरक्की होगी। पसमानदा की बात हो रही, मैं भी पसमानदा समाज से हूँ, सलमानी समाज से हूँ। अगर मेरी तरक्की होती है तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपको मोदी सरकार से कुछ भी नहीं मिलने वाला। सुन लीजिए, इन 70 सालों में मुसलमान राष्ट्रपति बना, उपराष्ट्रपति बना, मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना। सुनिए, नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट नहीं दिया, कुछ नहीं किया तुम लोगों ने, कुछ नहीं दिया है, आपने नहीं बनाया। जितना कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने मुसलमानों के लिए किया, किसी ने नहीं किया। इन्होंने उत्तर प्रदेश में कितने टिकट दिए? उनसे पूछो। हो गया। ये वो पार्टी है जिन्होंने एपीजे कलाम को राष्ट्रपति चुनाव में खिलाफ में वोट किया। इसी पे या तो फेविकॉल लगाना पड़ेगा, रस्सी से बिठाना पड़ेगा आप लोगों को। प्लीज उठिए मत। मेरा सवाल सर आपसे है, आप बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इतनी पावर नहीं मिलनी चाहिए। अपने सर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके पास में अगर पावर नहीं होगी तो ट्रिब्यूनल जब मैटर डिसाइड करती है उसके पास में एक गरीब किसान के पास में सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में। अभी रिसेंट का जो इंसिडेंट था जिसमें तमिलनाडु के पूरे गांव को ही वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया था, एक तमिलनाडु का किसान सुप्रीम कोर्ट जाके क्लेम कर स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करे, इससे अच्छा है कि वहीं पे अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटीज में उसका केस जा रहा है। तो ये शख्स की बात हो रही है, वो दरअसल जब अपनी बेटी की शादी करने के लिए गया जमीन बेचने, तब उसे पता चला ये तो वक्फ की जमीन है। उसे कहा गया वक्फ बोर्ड से एनओसी लेके आओ, और फिर जब वक्फ बोर्ड ने एनओसी नहीं दिया तब उसको अपनी पिटीशन आगे दायर करनी पड़ी। ट्रिब्यूनल के अंदर स्टेट हाई कोर्ट का जज बैठता है, वो हिंदू भी हो सकता है, ये पहले क्लियर लीजिए आप। देयर इज नो रिलीजियस फाउंडेशन। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं ना, और सालों से वक्फ बोर्ड के अंदर केसेस हिंदू जजेस ने डिसाइड किए हैं। मात्र 10 सेकंड था। मैम मेरा सवाल ये है कि सरकार ने इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने के लिए क्या सोचा है, क्योंकि तभी फर्जीवाड़े रोके जा सकते हैं। ये वो पार्टी है जो विपक्ष में आज लोग बैठे हैं कि 2024 में जब चुनाव हो रहे थे ये कहते हैं संविधान खतरे में, कोई खतरे में नहीं है, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और आज भी मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है, मुसलमान बहुत खुश है। आखिरी के 2-3 सवाल आपका होगा। अभी आपने कहा कि रामलला की चूड़ी मुसलमान बनाते हैं। जब रामलला की चूड़ी मुसलमान बनाते हैं, जब कृष्ण जी के आभूषण मुसलमान बनाते हैं, जब 2013 के मेला के कुंभ के अध्यक्ष मुसलमान थे, जब तक्षेश्वर बोर्ड के अध्यक्ष मुसलमान थे, तो हिंदू अगर वक्फ बोर्ड की इसमें एक हिंदू आ जाता तो उस हिंदू नाम से पेट दर्द कैसा है आप लोगों को? मैडम आप आ रहे। देखिए बात यह है,
वक्फ बोर्ड का अगर जो बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं राम के और कृष्ण के, वो एक कारीगरी कर रहे हैं, वो किसी हिंदू ट्रस्ट में मालिक नहीं बन रहे, वो किसी एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पिछले हिंदुस्तान में 25-30 साल से 20 प्रदेशों में हैं। क्या वक्फ बोर्ड में बेईमानी करने वाले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, आम आदमी होता है? और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जो उसका मुतवल्ली होता है वो सरकार बनाती है। मैं एक मिनट भाईचारे की या गंगा जमुनी तहजीब की बात बाकी सब जगह, लेकिन बोर्ड में ना आए, ऐसा क्यों? मैडम एक बात कह देंगे, टेक्निकल हेल्प मिले ना, अच्छे लोग आए, काबिलियत से आए, धन की वजह से नहीं। जो ट्रिब्यूनल में होते हैं वहां तो कोई रिलीजियस बाउंडेशन नहीं है, और जो रिलीजियस बॉडीज हैं उसमें साईं बाबा के जो ट्रस्टी होता है, मैंने बताया ना, वन नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता, बल्कि उसको ये मुस्लिम नहीं हो सकता, उसको ये बताना पड़ेगा कि वो साईं बाबा को डिवोटी है या नहीं, लिख के देना पड़ेगा, चाहे वो डीएम होगा। दूसरी चीज, हम लोग हर कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता अपनाएंगे, इसीलिए हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने देश की पहली पिटीशन फाइल की है जिन्होंने सबसे ज्यादा तार्किक तथ्य रखे थे। हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। 10 सेकंड मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि अगर वक्फ की ज़मीनें पंजीकृत ऑनलाइन हो जाती हैं तो क्या प्रॉब्लम है उससे आप लोगों को? चलिए, कम से कम इसकी जानकारी तो हमें पता लगेगी। अंजना जी 10 सेकंड इसमें जोड़ने दीजिए, कानून का किससे भी मुसलमान को पता नहीं है कि कितनी जमीन है, कितनी आमदनी है, कितना खर्चा है, कितने गरीब परिवारों के आपने शादियां कराई है, गरीब बच्चियों की कभी किसी की शादी का फंक्शन रखा है, किसी एनजीओ के माध्यम से कभी शादी की किसी गरीब लड़कियों की, किसी इसका जवाब 10 सेकंड अंजना जी हमको भी दे दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, भाई साहब ने सवाल मुझसे किया ना, छोटा जवाब। हाँ, मेरे भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आमदनी कितनी है। 2020 में 166 करोड़ थी और घटते घटते मोदी सरकार में वो आमदनी 9 लाख रुपए हो गई, इसलिए उसको भूमाफियाओं का कब्जा। मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज, हमें डिजिटलाइजेशन से आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति यह है कि आप वक्त बाय यूजर को खत्म करके कलेक्टर को एक्स्ट्रा पावर दे करके और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नाम का ये डायलॉग ऐड करके आर्टिकल 14 का वायलेशन करके आप हमारी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं, हमारी संपत्तियों को को देना चाहते हैं। मत कीजिए, मेरा एक बार चेंज कीजिए ना पैटर्न, प्लीज अंजना, नहीं देते आप। ये आज तक चैनल की जो बिल्डिंग है ना, ये मेरी है, ये मेरी है, हकीकत में ये मेरी है। अगर मेरे चीखने से ये मेरी हो जाएगी और मैं कागज नहीं दिखाऊंगी और मैं यहाँ पे अपनी मलकियत सिर्फ बोलूंगी, क्या उससे कोई काम होएगा? टेक्निकली आप गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बहुत गलत बात है। इन लोगों ने ये जो वक्त बाय यूजर है इसका मिसयूज किया है। सरकार कह रही है आप डिजिटलाइज करिए। बोलने दीजिए विवेक जी, बोलने दीजिए, मैं बहुत देर से चुप हूँ। सरकार ने कहा है यदि आप कोई भी जमीन, कोई भी कब्रिस्तान, कोई भी दरगाह, कोई भी मदरसा इस्तेमाल कर रहे हैं और वक्फ के तहत आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आप रजिस्टर करवा दीजिए, हम आपसे कुछ नहीं छीन रहे हैं। सही बात है, आप सबको पता है इस बारे में। दूसरी चीज, यदि ये मेरा है फोन तो ही ये मैं कासमी साहब को दे सकती हूँ, सही बात है। पर अगर मैं कहीं और से छीन के ले लूं और इनको दे दूं और ये वक्त का काम वहां कर दे तो कौन पकड़ेगा मुझको? कौन मुझे पकड़ने वाला है? तीसरी चीज, पहले बहनों को ये मिसगाइड कर रही है। कभी भी चाहे वक्फ हो या कोई भी बोर्ड हो इस मुल्क का, अगर जमीन के कागज नहीं है तो जमीन आपकी नहीं। ये मिसगाइड कर रही है, जैसे कि इन्होंने मिसगाइड किया, एक शगुफा फैलाया गया साहब। अपना पॉइंट बोलिए ना। इनका एक शगुफा सुनिए, पार्लियामेंट हाउस वक्फ की जमीन पर है, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन और झूठ फैलाया गया, नहीं है। किसने बोला था पहले? आप क्लेम करते हैं, किसने क्लेम किया है? इन पता नहीं, बदरुद्दीन अजमल बिना कागज के, सांसद के, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना खसरा खतौली के देखे हुए वक्फ की कोई भी जमीन वक्फ की नहीं हो सकती। मैं तभी दान दे सकता हूँ जब वो जमीन मेरी हो विवेक जी, हो गया, वो कागज दूं। ठीक है जी, ये मिसगाइडेंस है। देखिए भाई, वक्फ के लिए सरकार ने जो किया वो बहुत शानदार है और मुसलमान इस बात से खुश है कि वो वक्फ की जानकारी अब रखना चाहता है। आपने देख लिया कितने लोग यहाँ आए हैं। अब आप इनको कम से कम प्लीज कथाकथित मुसलमान मत कहिएगा। आज का मुसलमान जो 90% जानता ही नहीं था वक्फ क्या है, वक्फ के कानून क्या है, कम से कम मोदी जी ने उसको जागरूक कर दिया है। मनोज का प्लीज सबको विवेक बता दीजिए। इस देश का मुसलमान इस देश के स्वाधीनता से लेकर के और आज तक
लगातार अपनी निस्वार्थ कुर्बानियां दी है और उसे देगा, आइंदा भी देगा। और वो आपके लिए नहीं देगा, वो आपके लिए नहीं देगा, वो देश के लिए देगा और देश के लिए दे रहा है सबसे पहले। सवाल ये है कि उनकी धार्मिक मान्यताओं को वक्त के बहाने जो कोई नहीं, रोजगार झूठ, नहीं ले झूठ, पाए, झूठ। जो चाइना से जमीन नहीं ला पाए, धार्मिक जो अच्छे भावनाओं दिन का नहीं फायदा ला उठाया जा पाए, रहा है। वो वक्त के बहाने इस तलाक के देश समय में जब जो तलाक हिंदू के- मुस्लिम जो गंगा अरे यार मुद्दों सुनो, से तलाक भटकाने के के लिए समय किया जब जा रहा है। तलाक के सट्टा कानून जब पास हो रहा था, ठीक है, मनोज। अशशुद्दीन ओवैसी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मानने से इनकार किया। मैं उस तर्क पे जाना नहीं चाहता था कि राम टेम्पल का भी फैसला उन्होंने माना नहीं आज तक। तो जो लोग संविधान नहीं मान रहे, जो देश का विधान नहीं मान रहे, संसद से पारित कानून नहीं मान रहे, कह रहे 370 वापस फिर से लेके आएंगे, वो कांग्रेस पार्टी, वो समाजवादी पार्टी, वो कम्युनिस्ट पार्टी जो इस देश की किसी भी चीज को नहीं मान रही है। मैं मानता हूं कि इस देश में शहजाद जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। देश में हो गया विधान से चलेगा, हो गया, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत से चलेगा। मुस्लिम समाज को इससे लाभ मिलेगा। मनोज, हमको दर्द टाइम क्यों हो खत्म रहा हो गया, है? टाइम क्योंकि खत्म हो इनके राजनीतिक रोटी पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। ये दर्द इनको अभी और देंगे, अभी और देंगे। मुस्लिम समाज इस देश का मुख्य धारा में आए, विकसित बने, अच्छा नागरिक बने, गांधी के रास्ते पे चलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, इससे इनके पेट में दर्द हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने 2010 में कहा, संसद में कहा कि सारी जमीनें लूट ली है, सारी प्राइम लोकेशन की जमीन पर अपार्टमेंट बना दिया है। एक कड़ा कानून लेकर के आई। मैंने जीवन में लालू जी की तारीफ कभी नहीं की, लेकिन इस बात पे की क्योंकि उनको महसूस था कि बिहार में सारी जमीनें हड़प ली है। उस हड़पने को, उसको रोकने के लिए कानून है। कोई वक्त की जमीन नहीं हड़प सके, कोई वक्त का फैसला जो भी हो ट्रिब्यूनल का वो अंतिम नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। इन्होंने संविधान की बात की। आज तक की न्यूज दिखाता हूं। संभल में जाहिद सैफी नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने समर्थन किया वक्फ बिल के संशोधन का, तो उसको पीटा गया। पहली बात। दूसरी बात, अभी डिजिटल की बात हुई। सर ये तो वो लोग हैं, चिदम्बरम खड़े होकर यूपीआई का भी विरोध किया और डिजिटल पेमेंट होती है गरीबों को, जिसे 30 लाख करोड़ जमा हुआ बैंक अकाउंट में, उसका भी विरोध किया। और आखिरी सा बात, आपने कहा हम लोग तो हिंदुत्व के नाम पे कर रहे हैं। मनोज जी 10 सेकंड, हम लोग तो हिंदुत्व के नाम पे कर रहे हैं। केसीबीसी केरला के चर्च ने बोला है, सीबीसीआई ने बोला है मुनम्बम की जमीन, एर्नाकुलम की चर्च की जमीन, अब बताइए कि वो हिंदुत्व वाले हैं या चर्च की जमीन पर भी वक्फ ने अतिक्रमण किया? क्या स्टैंड है लेफ्ट का, बताइए। चलिए इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।